बांग्लादेश में अब तक 180 स्टूडेंट्स की जान चली गई है और 2500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स घायल हो गए हैं। देश भर के स्कूल और कॉलेजेस पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। इवन पूरे देश में इंटरनेट सर्विसेज भी सस्पेंड कर दी गई हैं और बांग्लादेश में अब मिलिट्री कर्फ्यू भी डिक्लेयर कर दिया गया है। आखिर क्या कारण है इस पूरी सिचुएशन के पीछे का, चलिए समझते हैं इस वीडियो में। इस प्रोटेस्ट के पीछे का सीधा रीजन है रिजर्वेशन, यानी बांग्लादेश का कोटा सिस्टम। वह कोटा सिस्टम जिसके अनुसार 56% जॉब्स पहले से ही रिजर्व हैं कुछ ग्रुप्स के लिए, जैसे कि फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली, वुमेन्स और पिछड़ी जनजाति के लिए। इसका मतलब सिर्फ 44% जॉब्स ही हैं जहां पर मेरिट बेसिस पर आपको नौकरी मिल सकती है। यह कोटा सिस्टम हमारे देश से काफी अलग है। हमारे देश में रिजर्वेशन कास्ट के बेसिस पर मिलता है, बट बांग्लादेश में रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर्स के बेसिस पर मिलता है। स्टार्टिंग फेज में स्टूडेंट प्रोटेस्ट बहुत पीसफुल चल रहा था, लेकिन 14 जुलाई को जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से एक सवाल किया गया स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर, तब उन्होंने आंसर किया, अगर फ्रीडम फाइटर्स और उनके ग्रैंड सन्स को कोटा का बेनिफिट नहीं मिलेगा तो फिर ये बेनिफिट किसको मिलेगा? क्या ये बेनिफिट रजाकार्स के ग्रैंड सन्स को मिलना चाहिए? आखिर कौन है ये रजाकार्स और क्यों इस नाम के आने के बाद यह पीसफुल प्रोटेस्ट हिंसक हो जाता है? इस शब्द को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे बांग्लादेश के इतिहास में चलना पड़ेगा। रजाकार शब्द को बांग्लादेश में आपत्तिजनक माना जाता है और यह शब्द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में हुए अत्याचारों से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों, बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था। उस वक्त इसे ईस्ट पाकिस्तान कह के बुलाया जाता था और आज के दिन के पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। उस जमाने में ईस्ट पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोग बंगाली बोला करते थे और 10% से कम लोग जो थे वो उर्दू भाषा का उपयोग किया करते थे। लेकिन फिर भी वेस्ट पाकिस्तान हमेशा ईस्ट पाकिस्तान पर उर्दू भाषा थोपने की कोशिश करता रहा। इवन वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट भी नहीं करता था। नवंबर 1917 में जब भोला साइक्लोन आया ईस्ट पाकिस्तान में, तब 3 लाख लोग मारे गए, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान ने कोई भी ज़्यादा एफर्ट नहीं दिखाया रिलीफ प्रोवाइड कराने में यहाँ के लोगों को। इसके बाद 1917 में जनरल इलेक्शंस की वोटिंग होती है, जिसमें वेस्ट पाकिस्तान के पास 138 सीट्स और ईस्ट पाकिस्तान के पास 162 सीट्स थी। वेस्ट पाकिस्तान के लोगों ने अलग अलग पार्टीज को वोट किया, बट ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने 162 सीट्स दी आवामी लीग पार्टी को, जिसे लीड किया जा रहा था शेख मुजीबुर रहमान द्वारा। इस इलेक्शंस रिजल्ट का नतीजा यह होता कि आवामी लीग पार्टी दोनों ही ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को गवर्न करती, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री बिल्कुल भी यह नहीं चाहती थी। उस समय के कमांडर इन चीफ याहिया खान ने इस इलेक्शंस के रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करने से ही इनकार कर दिया और इसी समय वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री ने काफ़ी बड़े स्केल में अत्याचार किया ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के ऊपर। लाखों लोगों की जान चली गई, तकरीबन 1 करोड़ लोगों को शरण लेनी पड़ी इंडिया में। इसके बाद 1971 में बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर हुई। यह वही वॉर थी जहां इंडिया ने मदद करी और बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाई। और उसी समय ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में रेडिकल इस्लामिक सोच रखने वाले लोगों ने पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर 3 ग्रुप्स बनाए। रजाकार्स, अल बाबर, अल शहद, ये वो ग्रुप्स थे जिनमें तकरीबन 50,000 लोग शामिल थे जो पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट कर रहे थे और बांग्लादेश के अंदर रह रहे बंगालियों का नरसंहार, बलात्कार और अत्याचार कर रहे थे। लेकिन आज़ादी के बाद तकरीबन 35,000 से ज़्यादा रजाकार्स की पहचान करी गई। कुछ लोगों को फांसी दे दिया गया और कुछ लोगों को जेल में डाल दिया गया। और ईस्ट पाकिस्तान में जिन लोगों ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी वो फ्रीडम फाइटर्स हुए जो इस कोटा सिस्टम्स के हकदार बने। ये कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ बांग्लादेश में अर्ली 1972 में, जिसमें मेंशन किया गया 30% सीट्स पब्लिक सेक्टर्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्व्स करी जाएंगी फ्रीडम फाइटर्स के लिए। बाद में इस कोटा को फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए और ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए भी अलाउ कर दिया गया और 10% सीट रिजर्व्स करी गई वुमेन्स के लिए और एडिशनल 10% सीट्स रिजर्व्स करी गई उन कैंडिडेट्स के लिए जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और 5% सीट्स रिजर्व्स करी गई ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए, लेकिन केवल 1% सीट रिजर्व्स करी गई पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ के लिए। इसका मतलब बांग्लादेश में टोटल 56% सीट्स पहले से ही रिजर्व्स हैं, केवल 44% सीट्स बचती हैं जिनमें मेरिट बेसिस पर नौकरी मिल सकती है। लेकिन बांग्लादेश में स्टूडेंट्स का कहना है यह कोटा फर्स्ट और सेकेंड क्लास कैटेगरीज वाली जॉब्स में नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जैसे हमारे देश में यूपीएससी एग्जाम होता है वैसे ही बांग्लादेश में बीपीएससी यानी बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स होता है और स्टूडेंट्स की मांग है कि यह कोटा सिस्टम इन एग्जाम्स में और इन फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास वाली कैटेगरी वाली जॉब से
हटा देना चाहिए। इसके लिए 2018 में भी स्टूडेंट ने पीसफुल प्रोटेस्ट किया था और सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया था कि इस कोटा सिस्टम को डिसकंटिन्यू किया जाए, लेकिन सरकार ने स्टूडेंट्स की बातों को अनदेखा कर दिया। ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का कहना है करंट रिजर्वेशन पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29(1) के अकॉर्डिंग गणतंत्र की सेवा में रोजगार या कार्यालय के संबंध में सभी नागरिक के लिए अवसर की समानता होगी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की रूलिंग पार्टी आवामी लीग के स्टूडेंट विंग्स का कहना है कोटा सिस्टम एक टूल होता है जिससे गरीब, पिछड़े और फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली को न्याय दिलाने का एक साधन है। वह आर्टिकल 29(3) का हवाला देते हैं जिसमें कहा गया स्टेट किसी भी पिछड़े वर्ग का पक्ष में और विशेष प्रावधान कर सकती है। इन सबके बीच 5 जून को जब हाई कोर्ट के डिसीजन को बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया और फ्रीडम फाइटर्स के कोटे को कंटिन्यू रखने का आदेश दिया, उसके बाद से बांग्लादेश की अपोजिशन पार्टी आर्ग्यू करने लगी कि गवर्नमेंट उन फैमिलीज और ग्रुप्स को सपोर्ट कर रही है जो इस कोटा सिस्टम्स के जरिए आवामी लीग पार्टी को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे लिए यहाँ पर यह जानना भी जरूरी है, यह कोटा सिस्टम तभी इंट्रोड्यूस करवाया गया था जब बांग्लादेश में आवामी लीग पार्टी रूल कर रही थी और आवामी लीग पार्टी के ऊपर 1600 से ज़्यादा आरोप लग चुके हैं कि इस पार्टी ने सिर्फ अपने सपोर्टर्स को ही शामिल किया था फ्रीडम फाइटर्स की लिस्ट में। यह प्रोटेस्ट हिंसा का रूप तब ले लेता है जब प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना प्रोटेस्टर्स को रजाकार तक बोल देती हैं। यह तो वही बात हुई ना दोस्तों, जैसे हमारे खुद के देश में किसानों को आतंकवादी बना दिया जाता है। हालांकि इतनी बड़ी हिंसा के बाद गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से अपील करी है कि इस डिसीजन को एक बार फिर से रिव्यू किया जाए। अब सबकी नज़र 7 अगस्त की हेयरिंग्स पर टिकी हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या रिजल्ट्स निकलेगा? क्या हेयरिंग में होगा? क्या कोटा सिस्टम खत्म किया जाएगा या फिर कंटिन्यू किया जाएगा? वैसे मेरे अकॉर्डिंग कोटा सिस्टम किसी भी देश में एक दीमक की तरह होता है जो धीरे धीरे देश के टैलेंट को खा जाता है। एक तरफ 600 नंबर लाने वाले को सीट्स नहीं मिलती हैं, वहीं दूसरी तरफ 200 नंबर लाने वाले को सीट मिल जाती है और फिर हम बात करते हैं कि हम सब इक्वल है। एक तरफ हम नारा लगाते हैं हम सब एक हैं और वहीं दूसरी तरफ जब बात आती है कोटा सिस्टम की तब हम अलग अलग हो जाते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमारे देश में कोटा सिस्टम सही है या गलत? आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।